हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिस्कवरी बता दी थी जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरीज कैसे हुई इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो था वो कैसे डिस्कवर हुआ, कैथोड रेज के थ्रू हुआ। फिर आपका प्रोटॉन कैसे हुआ, एनोड रेज के थ्रू। और इलेक्ट्रॉन तो बहुत बेसिक था, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गई थी, उसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ। अब हम लोग को क्या करना है, जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उसके बारे में स्टडी करनी है। इसमें जो पहला हमारा है वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ये हमें पहला मॉडल ऑफ एटम हमें पढ़ना है। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है किस सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। अभी थॉमसन्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रदरफोर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बोहर्स पढ़ेंगे। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे आगे की तरफ। ओके बच्चों, तो चलो अब हम लोग थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो थॉमसन्स मॉडल था ये जे थॉमसन थे, इन्होंने दिया था। और ये 1898 में इन्होंने इस मॉडल को दिया। तो ये पहला ऐसा मॉडल था जो डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम था। ये पहला ऐसा था, ठीक। इसके पहले कोई भी एटॉमिक मॉडल थे ही नहीं। तो ये पहला ऐसा मॉडल था जो कि डिटेल्ड में इसके बारे में बताया गया था। इसमें था क्या कि इन्होंने जब ये मॉडल दिया तो इन्होंने बोला कि ये जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, जो जिनमें जो क्या होता है कि ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसको इन्होंने कंपेयर किया, जैसे आप वाटरमेलन देखे हो, तरबूज को अगर काटोगे आप, आधे पे आपने काट दिया तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको उसमें जो उसके बीज होते हैं जगह जगह दिखाई देंगे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि भैया ये हमारा जो एटम्स होते हैं वो भी स्फेरिकल शेप के होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण इस मॉडल का नाम भी कुछ अलग इस तरीके से बोला गया कि थॉमसन मॉडल तो बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको बोलते हैं कि वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसका नाम वाटरमेलन मॉडल भी है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके चलो, तो ये क्या हुआ था, ये 1898 में बाई जे थॉमसन्स के द्वारा ये मॉडल दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग ये मॉडल था क्या इसके बारे में लिख लेते हैं पॉइंट वाइज करके। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है। थॉमसन वॉज first to propose a detailed model of atom. Detailed model of atom. ये पहले थे जिन्होंने डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम दिया था, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट वाइज ही मैं आपको लिखा दे रहा हूं ताकि चीजें आपको पता रहे। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन प्रपोज दैट an atom consists of an atom consists of
यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, uniform sphere of positive charge in which electron are distributed, in which electron are distributed more or less uniformly, more or less यूनिफॉर्मली, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, हो सकता थोड़ा बहुत कहीं यूनिफॉर्म होता है, कहीं नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इस मॉडल ऑफ एटम को और भी नामों से जाना जाता है, वो नाम भी लिख लेते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज, this model of atom is known as इनको और किस नाम से जाना जाता है भाई? प्लम पडिंग मॉडल, और किस नाम से? रेजिन पडिंग मॉडल, एक और नाम से जाना जाता है, और वाटरमेलन मॉडल। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े भी होंगे। वाटरमेलन मॉडल, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये मॉडल बस इतना ही कहता है कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जैसा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो आपके यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली दोनों टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये यही है, बस इतना कुछ ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेनली जब हम लोग रदरफोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो बच्चों। फिर इसके बाद हम इसके ड्रॉबैक्स बता देते हैं कि आखिर ये जो मॉडल था ये क्यों फेल हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट दिस मॉडल इज फेल्ड? क्या रीजन है, क्यों ये मॉडल फेल हुआ? तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? ओके, चल अब हम लोग बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, अब हम उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका पहला जो ड्रॉबैक था इज दैट मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड। ये मॉडल ये बताता है कि जो मास होता है, जो एटम का मास होता है वो इवनली स्प्रेड होता है, हर जगह एक जैसा होता है। ये सबसे बड़ी खामी थी इस मॉडल की। सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये मॉडल बताता है कि जो मास होता है एटम का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह इवनली होता है। और दूसरी क्या कमी थी तो कि इट इज ए स्टैटिक मॉडल। ये क्या है, एक स्टैटिक मॉडल है, मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं देता है। ये बस बताता है कि जैसे वाटरमेलन में आपके बीज ब्लैक कलर के जगह जगह होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में ये कुछ नहीं बताता है। लेकिन बाद में जो मॉडल आए उसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक
ठीक, इसलिए ये मॉडल फ्लॉप हो गया। और इसका तीसरा कमी क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम स्टेबल है कि नहीं है इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाता था, इसलिए ये क्या हुआ, ये इसके ड्रॉबैक्स में आ गया। चलो तो हम इसी को लिख लेते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटम एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक of this model of atom is that mass of the atom is considered to be evenly spread, ये बताता है कि हर जगह सेम मास स्प्रेड रहता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मास सेंटर पे होता है, जो न्यूक्लियस के फॉर्म में होता है, पूरा मास वहीं पे होता है। तो इसके कारण से ये फेल हो गया। दूसरा क्या है, इट इज ए स्टैटिक मॉडल। ये पूरी तरीके से स्टैटिक है, मतलब इट डज नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं बताता है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द about the stability of atom। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये इसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। आप लोग को बस केवल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का ज़्यादा नहीं पूछता है, हम पूछेगा रदरफोर्ड का, इसलिए लेकिन आप जानते रहिए क्योंकि मॉडल ऑफ एटम हम लोग को ये भी पढ़ना है, तो इसलिए इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। हो गया? ओके, आई कैन इरेज इट या। तो ये था बच्चों हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन ये पहला मॉडल ऑफ एटम है जो हमें एटॉमिक, जो ये पहला मॉडल है जो एटम्स के बारे में बताता है। अब इसके बाद जब साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, ये कब की बात थी, ये 1898 की बात थी। लगभग 12 से 13 साल बाद साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, फिर इन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन किया, उसके बिहाफ पे उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे पहले हम लोग वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि उससे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलो, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कैटरिंग के ऊपर। अब उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे फिर उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। अब ये क्या था, हम लोग इसको पूरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था, फिर उसके बाद हम लोग इसके एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो देखो बात क्या थी, ये बात थी 1911 की, 1911 की बात थी। उन्होंने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इन विच उसमें उन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट कराई। किसके ऊपर? थिन फॉयल शीट लिया, पतली सी फॉयल शीट ली मेटल्स की, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, इनकी पतली फॉयल शीट ली। अब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई। किसकी बम्बार्डमेंट कराई? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई इन्होंने। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्लिट है जिससे फाइन बीम जाए, बीम ऑफ लाइट वहाँ पहुँचे। ठीक है, स्लिट है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी अल्फा रे है। क्या है, हमारी अल्फा रे है जो ये जा रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल ये जो है बहुत पतला है, बहुत पतला है, 0.00004 0.00004 सेंटीमीटर। सोचिए कितना पतला फॉयल है। ये क्या है, थिन गोल्ड फॉयल, थिन लिख लीजिए। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है इधर ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेड का ब्लॉक है।
ब्लॉक ऑफ लेड, और यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल सोर्स। सोर्स में क्या है, हमारा रेडियम है, क्या है, रेडियम है जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। ठीक है, तो यहां से ये ब्लॉक ऑफ लेड का बना हुआ है, यहाँ पे रेडियम रखा गया है, इससे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और विथ ग्रेट वेलोसिटी, बहुत तेज वेलोसिटी के साथ ये निकल रहे हैं। तो इस स्लिट के से पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो इस स्लिट जो हमारा गोल्ड फॉयल है इसके पार चले जाएंगे, और यहाँ जाके जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, एक फ्लैश होगा, चमक आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उस पार चले गए। ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि वो ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, मतलब मोर देन 90 डिग्री पे भी रिफ्लेक्शन हुआ, और कुछ तो थे कि वापस उसी डायरेक्शन में वापस चले आए। बहुत कम थे जो वापस उसी डायरेक्शन में आए। तो यहां पे दो चीजें हुई, क्या क्या हुई, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स हियर, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे यहां पे स्ट्राइक किए, मैक्सिमम तो उस पार चले गए, इस थिन गोल्ड फॉयल को पार करके उधर चले गए। कुछ थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ क्या थे, बहुत थोड़े, वो क्या थे, जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ तो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में वापस चले आए। तो यहां पे क्या था, यहां पे जो हमने सोर्स लिया था अल्फा पार्टिकल का, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, रेडियम, प्लेस्ड इन ए ब्लॉक ऑफ लेड, एक लेड के ब्लॉक में यहां रखा गया था। स्लिट्स वेर यूज टू गेट ए फाइन बीम, स्लिट यूज किया गया ताकि हमें फाइन बीम मिले। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एनी पॉइंट अराउंड द थिन फॉयल ऑफ गोल्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट वॉज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। मतलब अब जब यहां से या तो जो उस पार जाएगा या डिफ्लेक्ट भी होंगे तो वो पता कैसे चलेगा कहां जा रहे हैं, तो जहां भी स्क्रीन के ऊपर पड़ेंगे वहां पे वो चमक आएगी। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ आई, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से हमें चीज़ें पता चल पाएंगी। द पॉइंट एट विच अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन ए फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन आउट, तो वहाँ पे क्या होगा, एक फ्लैश ऑफ लाइट आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इतना जब इन्होंने किया तो इन्होंने क्या किया, अब रदरफोर्ड ने यहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन दिया। अब यहाँ से रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट अब उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, इतना किया, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखा, क्या ऑब्जर्व किया, अब वही हमारा एटॉमिक मॉडल बनेगा। अब देखिए, पहला इन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ये कितने, नियरली 99.9%, सोचिए लगभग पूरे के बराबर, वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन,
विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, एकदम इस गोल्ड फॉयल को पार करके सीधे चले गए और यहां पे स्ट्राइक किए। 99.9%, समझ रहे हैं। अब चलो दूसरा क्या हुआ, a few of them get deflected through small angles, a few of them जो 0.1% जो बचा उसमें से a few of them got deflected through small angles, बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट किए, थ्रू स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट किए। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या हुआ, अ वेरी फ्यू, बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े का मतलब अबाउट 1 in 20,000, about 1 in 20,000, लगभग 20,000 में से एक, इतने कम, did not pass through the foil, did not pass through the foil, ये फॉयल के उस पार नहीं गए, did not pass through the foil, वो फॉयल के उस पार नहीं गए at all, but large deflected, मोर देन 90 डिग्री पे ये डिफ्लेक्ट हुए, मोर देन 90 डिग्री एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और इवन कम बैक इन डायरेक्शन, और इवन कम बैक इन द डायरेक्शन, यहां तक कि वापस भी आ गए, फ्रॉम विच दे हैव कम, फ्रॉम विच दे हैव कम, जहां से वो आ रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, दे हैव कम, जहां से वे आ रहे थे उसी में वापस चले गए। मतलब कितने डिग्री से घूम गए, 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से। देखो इस एक्सपेरिमेंट को फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लिया, यहाँ पे रेडियम लिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने रास्ते में एक स्लिट लगा दी ताकि एक फाइन बीम हमें अल्फा पार्टिकल की मिले। फिर जब यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखा, बहुत थिन, बहुत पतली शीट रखी, ठीक है, और ये हमारा सर्कुलर एक स्क्रीन बनाई, इस पे क्या है, अंदर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। तो अब यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल्स इस फॉयल से पे पड़े तो कुछ तो सीधे निकल गए। 99.9% जो अल्फा पार्टिकल अल्फा रेस थी वो पार चली गई और इस स्क्रीन पे जाके शो होती है। कुछ बहुत थोड़े से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और वेरी फ्यू ऑफ देम, बहुत थोड़ा, जो 0.1% बचा था उसमें से बहुत थोड़े जो थे वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। मतलब 180 डिग्री पे 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने ये 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से पता की, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए इन ऑब्जर्वेशन से, क्या उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।
हो गया? ओके, ये फिगर याद रखिएगा। और ये 3 जो ऑब्जर्वेशन थे, 3 चीज़ें समझ में आई उनको इस एक्सपेरिमेंट को करके कि कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए और कुछ उसमें से थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, छोटे एंगल से, और वेरी फ्यू ऑफ देम वो डिफ्लेक्ट हुए मोर देन 90 डिग्री एंगल से। अब चलो, अब उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? फॉलोइंग कंक्लूजन्स were drawn from above observation, were drawn from above observation। जो उन्होंने ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, अब उसके आधार पे क्या उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया? ठीक है, जो उन्होंने अभी ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पे उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, अब हम इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो देखो, पहला क्या था? पहला क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया उन्होंने? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे से निकल गए अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स देयर बी ए वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। इसका मतलब जो गोल्ड फॉयल है वो एटम है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बहुत स्पेस है, तभी तो उसमें से निकल गए। तो ये पहला उन्होंने रीजन दिया, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight through the metal foil undeflected। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज, अ वेरी लार्ज empty space, very large empty space within the atom present within the atom। एटम के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बहुत बड़ा बड़ा स्पेस है, तभी तो उसमें से निकल गया, डिफ्लेक्ट नहीं किया ना। ऐसा क्या हो सकता है क्या कि आप कोई चीज़ फेंको और उधर से लड़के वापस ना, कब नहीं आएगा? जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं। जब कुछ होगा तभी तो वहाँ वापस आएगा, जब कुछ नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, उस पार निकल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो एम्प्टी स्पेस था तभी तो वो बाहर निकल पाए। अब दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा इन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? सिंस a few of the alpha particle were deflected from their original path, from their original path through moderate angles, through small angles,
कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। इट वॉज कंक्लूडेड दैट इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज is concentrated, मतलब एक जगह है, पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है। एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस positive charge is very small. Positive charge is very small. ये क्या है, बहुत छोटा है इन द एटम। जो एटम में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, एक जगह कंसंट्रेटेड है, और जहां भी है बहुत छोटा है। ठीक है, अब यहां से इन्होंने दो चीजें बताई। ये समझ में आ गया कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब यहां से इन्होंने बताया कि व्हेन अल्फा पार्टिकल कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, अब उन्होंने उस पॉजिटिव जो चार्ज जो कंसंट्रेटेड है उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल come closer to nucleus, जब क्लोजर आते हैं न्यूक्लियस के, दे सफर ए फोर्स ऑफ रिपल्सन, दे सफर अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डेविएट, और इसकी वजह से क्या होता है, वो डेविएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका अल्फा पार्टिकल है ये भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि उसके पास रिपल्सन, उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये डेविएट हो जाता है। ये डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। और इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी mass which occupies only a small volume in atom, which occupies only a small volume in atom is called nucleus, इसी का नाम क्या दिया इन्होंने, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और ये माना गया, इट इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, ये माना गया कि ये कहाँ होता है, एटम के सेंटर पे। ठीक है,
तो उन्होंने ये दो कंक्लूजन ड्रॉ किया, लेकिन आया तो था रिजल्ट 3। अब हम तीसरे बारे में बात करते हैं। तो ये दूसरा समझ में आ गया कि कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल वो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो क्यों थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए भाई? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था आइटम का वो कंसंट्रेटेड था एक जगह। जब अल्फा पार्टिकल उसके पास से गुजरे तो अब दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, उसकी वजह से थोड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब तीसरा कंक्लूजन जो था, अब तीसरा लास्ट, क्योंकि 3 ही इन्होंने ऑब्जर्व किया था 3 चीज। अब तीसरा क्या था? अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। अ वेरी फ्यू alpha particles suffered strong deflections, suffered strong deflections, suffered strong deflections and even returned on their path, even returned on their path। यहां तक कि उनमें से कुछ अपने पाथ पे वापस चले आए, returned on their path, indicating that nucleus is rigid, indicating that nucleus is rigid। न्यूक्लियस इज रिजिड, न्यूक्लियस जो था क्या था? रिजिड है, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल्स रिक्वायर्स ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन्स, एंड अल्फा पार्टिकल्स रिक्वायर्स ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन्स due to direct collision with the heavy positively charged mass, with the heavy positively charged mass। ये क्या था? इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया इन्होंने? कुछ जो बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए? वो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ, यहां तक कि कुछ इसमें से वापस चले आए। तो क्या हुआ? ये बताता है कि दैट न्यूक्लियस इज रिजिड, ड्यूक्लियस रिजिड है, एकदम ठोस है। एंड अल्फा पार्टिकल्स रिक्वायर्स, अल्फा पार्टिकल्स जब उसे टकराते हैं तो रिक्वायर्स, उनके पास एक अलग से एनर्जी मिल जाती है ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास, क्योंकि वो डायरेक्ट कोलिजन होता है, पॉजिटिवली चार्ज मास है और डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है। तो क्या होगा? जैसे आप एक बॉल लो, दीवार पे मारते हो तो क्या होता है? दीवार से वापस आता है ना, उसने उसको रिकॉइल किया, ठीक। तो वही काम है, आपने वो उसके पास वो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल था, गया और वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां तक पहुंच गया। अब ये क्या किया? इसने उसको बाउंस बैक किया, तो ये फिर वापस चला है, क्योंकि वहां कोलिजन हुआ। वहां पे इस वाले में कोलिजन नहीं हुआ था, ये उसके पास से गुजरा, इसलिए रिपल्सन के थ्रू डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन यहां पे डायरेक्ट कोलिजन हुआ, डायरेक्ट कोलिजन होने से क्या हुआ? वो ऐसे ही वापस चला आया। तो ये बताता है कि ये जो न्यूक्लियस था वो रिजिड था, ठीक है। ये हमारा पूरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था। समझ में आ गया होगा? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आज थियरी ज़्यादा हो गई, इस चैप्टर में थियरीज ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप परेशान ना होइए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।